हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि अपने कोशिका वाले चैप्टर की क्लासेस चल रही है और आज हमारी जो कोशिका वाले चैप्टर की क्लास है वो लास्ट क्लास होगी। उसके साथ ही अपना कोशिका वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछली क्लास के अंदर हमने कोशिका के अंदर जो कोशिकांग थे उसको कंटिन्यू करते हुए पढ़ा था और लास्ट क्लास के अंदर हमने गुणसूत्र के बारे में देखा, गुणसूत्र की खोज के बारे में समझा और गुणसूत्र के साथ ही हमने केंद्रिका के बारे में भी पढ़ा था। और आज जो एक दो छोटे कोशिकांग बचते हैं उनमें से एक नाम आता है आपके तारककाय, या इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये जो तारककाय है आपको इतना ध्यान रखना है कि ये केवल किसमें पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में। यानी एनिमल सेल के अंदर तारककाय होंगे और इनका काम क्या होगा जंतु कोशिका में, कोशिका विभाजन में सहायक होना। क्या करना, कोशिका विभाजन में सहायक होना। ठीक है। इसके अलावा एक मैंने आपको कोशिकांग बताया था रिक्तिका। मैंने आपको बताया था कि ये पादप कोशिका के अंदर बहुत सारा स्थान घेर लेती है, इसलिए इसको मुख्यतया किसके अंदर माना जाता है, पादप कोशिका में। दोनों पॉइंट। तारककाय जंतु कोशिका में पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में सहायक करता है, जबकि रिक्तिका है वो किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक है वो बिल्कुल साइड में रहता है, क्योंकि ज्यादा स्थान कौन घेर लेती है, रिक्तिका। जबकि जो जंतु कोशिका है इसके अंदर केंद्रक बिल्कुल बीच में रहता है और इसके अंदर रिक्तिका या तो नहीं के बराबर या छोटी छोटी रहती है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि पादप कोशिका के अंदर ये रिक्तिका है वो बहुत ज्यादा स्थान घेर लेती है, इसलिए जो कोशिका का केंद्रक है इसको ये क्या कर देती है, साइड में खिसका देती है। तो इसलिए रिक्तिका को मेनली किसका पार्ट माना जाता है, पादप कोशिका को। दोनों पॉइंट ध्यान रखना आपको। तारककाय संरचना है वो केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है और कोशिका विभाजन में सहायक होती है, जबकि जो रिक्तिका है वो केवल किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका के। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस जो आपको मैंने बताया ये तारककाय और रिक्तिका, इसके साथ ही कोशिका के जो ऑर्गेनल्स थे, अन्य कोशिकांग थे वो समाप्त हो चुके हैं। यानी हमने राइबोसोम, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंत्यप्रद्रव्य जालिका, हरित लवक यानी सभी प्रकार के लवक जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, उसके अलावा रिक्तिका, तारककाय, इन सब संरचनाओं को पढ़ लिया। और स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर हमने कोशिका के मुख्य भागों को पढ़ा था, जिसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, इन सब संरचनाओं को पढ़ा था। यानी ऑल ओवर हमने जो कोशिका की संरचना थी उसकी खोज से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे उनसे रिलेटेड इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब एक पार्ट बचता है आपके कोशिका विभाजन। नाम सुना होगा आपने कोशिका विभाजन, यानी जो कोशिका है वो दो भागों में बंट जाती है, तो इसे क्या बोला जाता है, कोशिका विभाजन। हालांकि कोशिका विभाजन बहुत बड़ा चैप्टर है जो कोशिका की संरचना के पढ़ने के बराबर है, लेकिन इतना आपके इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार के विभाजन में कोशिका कितने भागों में बढ़ती है, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिखवा देती हूँ आपको। तो देखिए, जो कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। ये जो सेल डिवीजन है ये टू टाइप्स का होता है। पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। ठीक है। अब समसूत्री विभाजन में देखो कोशिका का विभाजन कैसे होगा। जैसे ये कोशिका है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46। ये भी एक कोशिका है जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46। अब देखिए, जो समसूत्री विभाजन होगा ना, इससे एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी, 2, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या भी समान ही रहेगी। जबकि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी, 2 नहीं 4,
और इन चारों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाएगी। आप सोचोगे कि इसका डबल करेंगे तो भी ये 92 हो जाते हैं, इनका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितने हो जाते हैं 92। तो यहाँ पे तो 46 है। इसमें क्या होता है कि जब कोशिका विभाजन करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले अपने अंदर पदार्थों की मात्रा को बढ़ाती है। यानी जैसे 46 गुणसूत्र थे तो वो गुणसूत्रों की संख्या को डबल कर लेती है, 92 हो जाते हैं। फिर समसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी तो दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। लेकिन जबकि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो सेम इसी प्रोसेस की तरह 92 क्रोमोसोम होंगे और फिर एक सेल से कितनी सेल्स बन जाएगी 4, यानी 4 कोशिका बन जाती है एक कोशिका से। क्या पॉइंट ध्यान रखना है, कोशिका विभाजन दो प्रकार का, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 4 कोशिका बनाती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो समसूत्री विभाजन है इसमें गुणसूत्रों की संख्या, संतति कोशिका, ये जो नई बनी है ना संतान, इनको क्या बोलते हैं संतति कोशिका। और ये जो कोशिका थी माता वाली, यानी ये माता है और ये इसके संतान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे मातृ कोशिका। इसी प्रकार ये भी होगी मातृ कोशिका और ये 4 क्या हो गई संतति कोशिका। है ना समझ में? तो इसमें ऐसा लिखा आता है कि समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान बनी रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से क्या हो जाती आधी हो जाती। यानी ये संतान बनी इसमें और इसमें माता में समान है कि नहीं है गुणसूत्रों की संख्या, इसमें भी 46 और इसमें भी 46, इसमें भी 46 और इसमें भी 46। जबकि देखो इस एक संतान को लेकर देखो इसमें गुणसूत्र है 23 और माता में 46, यानी गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी रह गई। अब अगला प्रश्न आता है कि ये विभाजन होता कहां पर है, तो ये जो विभाजन है समसूत्री विभाजन है वो कहां पर होगा शरीर की कायिक कोशिकाओं में। कहां पर होगा शरीर की कायिक कोशिकाओं में। कौन सा विभाजन होता है ध्यान रखना समसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन का होता है शरीर की लैंगिक या जननिक कोशिकाओं में। लैंगिक या जननिक कोशिका कौन सी है, जैसे पुरुष के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर अंडाणु। इन युग्मकों के अंदर जो विभाजन होगा वो हमेशा कौन सा होगा अर्धसूत्री विभाजन। और बाकी शरीर के हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं उनके अंदर विभाजन होता है तो वो विभाजन कौन सा होता है समसूत्री। तब आप सोचोगे कि हमारे शरीर में समसूत्री विभाजन की क्या आवश्यकता है। हमारे शरीर में स्किन पर जो सेल्स है वो पुरानी होती जाती है, दिन में लाखों कोशिकाएं झड़ रही है लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रही कि अंदर से नई कोशिका बनती जा रही है और पुरानी वाली झड़ती जा रही है। अब लाखों कोशिकाएं झड़ती है फिर भी हमें पता नहीं चलता है, इसका कारण क्या है कि ये कोशिकाएं बहुत बारीक होती है इसलिए हमें दिखाई नहीं देती है। तो जो बॉडी की रिपेयरिंग करने के लिए कंटिन्यू जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस, यानी पुरानी वाली कोशिकाओं को हटाना नई कोशिका बनाना। या किसी के कहीं लग गई हो घाव बन गया हो तो आप देखते हो थोड़े दिनों में घाव भर जाता है, घाव भरने में भी कौन सा विभाजन समसूत्री। यानी इतना ही पॉइंट याद रखो कि अगर आपके ना सामने युग्मक नाम आए या तो क्या नाम आए युग्मक या नाम आए अंडाणु या नाम आए शुक्राणु, अगर इनके अंदर विभाजन का पूछे तो आपको आंसर क्या देना है अर्धसूत्री विभाजन। और अगर आपको पूछे कि शरीर की कायिक कोशिकाओं में या कोई भी अन्य कोशिका का नाम ले तो ध्यान रखना उसमें कौन सा विभाजन समसूत्री। माँ के गर्भ में 9 बच्चे का विकास होता है 9 महीने तक, तो एक कोशिका से पूरा शरीर बन गया, विभाजन हुआ नई कोशिका बनी, तभी तो एक कोशिका से सारा शरीर बन गया। तो ध्यान रखना तब विभाजन कौन सा होगा समसूत्री। मैंने आपको बोल दिया एक ही पॉइंट ध्यान रखना, अगर युग्मक नाम आए या अंडाणु नाम आए या शुक्राणु नाम आए या लैंगिक कोशिका नाम आए, इन चारों में से कोई भी नाम दिखे तो वहां विभाजन कौन सा होगा अर्धसूत्री। लेकिन अगर आपके सामने शरीर की कोई भी अन्य कोशिका को ले ले तो वहां पर ध्यान रखना नाम कौन सा होगा समसूत्री। क्वेश्चन में क्या बनता है, जैसे समसूत्री से रिलेटेड पूछ लिया कि किसी व्यक्ति के शरीर की कायिक कोशिकाओं में 100 कोशिकाएं, तो बताइए उससे कितनी संतति कोशिकाएं बनेगी। तो आपको पता है कि जब 1 से 2 बनती है तो 100 से कितनी बनेगी 200। ये क्वेश्चन इधर पूछ लिया कि बताइए किसी व्यक्ति के किसी स्त्री के शरीर में
100 अंडाणु है या 100 अंड कोशिका है, कुछ भी नाम दे दिया, तो बताइए विभाजन के पश्चात इससे कितनी कोशिकाएं बनेगी? ऑप्शन में 100 भी आएगा, 200, 300, 400। तो अंड कोशिका है, वहां पर वो आपको अर्धसूत्री या समसूत्री नाम नहीं देगा, क्योंकि आपके रटा हुआ है समसूत्री मतलब डबल कर दो, और अर्धसूत्री मतलब 4 गुना, यानी एक कोशिका से 4 कोशिका बन रही है, जबकि इसमें एक कोशिका से 2 बन रही है। तो यहाँ तो अगर समसूत्री नाम देता तो आप 100 की 200 कर देते, अर्धसूत्री नाम देता तो 100 की 400 कर देते, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का देखा कि किसी के आपको क्वेश्चन ऐसा देखा कि 100 अंड कोशिका से विभाजन के पश्चात कितनी नई कोशिका बनेगी, तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 से 4, तो 100 से कितनी बनेगी? 400। बस नाम ये ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि जो हमें कोशिका बताई गई है उसके अंदर विभाजन कौन सा होगा, समसूत्री या अर्धसूत्री। तो इन चारों में से कोई नाम आए तो विभाजन अर्धसूत्री, और अगर इनसे नाम आए ना आए तो बाकी सारी सब कोशिकाओं में समसूत्री। आया कि नहीं आया समझ में? कोशिका विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री, बिल्कुल शॉर्ट रूप में, और पूरा सार बता दिया मैंने आपको। इससे ज्यादा आपके विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए हैं ना पूछते हैं कभी, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचते हैं आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड, जैसे आपको पूछ लिया कि बताइए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका। एक क्वेश्चन आता है सबसे छोटी कोशिका, एक क्वेश्चन आता है सबसे लंबी कोशिका, और एक आता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। या क्वेश्चन आता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, या आपको पूछ ले मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। 5 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ी कोशिका होता है शतुरमुर्ग का अंडा। क्या होगा? शतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, यानी जीवाणु होता है, ठीक है। आपको पूछे सबसे लंबी कोशिका, तो आंसर होगा तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। हमारे दिमाग की जो कोशिका होती है उसका नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका, जो सबसे लंबी होती है। फिर पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या नाम दोगे? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका और सार्वत्रिक रूप से लंबी कोशिका सम्मानीय तंत्रिका कोशिका, क्योंकि ये मानव शरीर में ही पाई जाती है। तो 5 क्वेश्चन ऐसे जो कोशिका से रिलेटेड बिल्कुल जीके टाइप के क्वेश्चन है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा या जीवाणु, एक प्रकार का जीवाणु या बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा, इसे पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, जो मानव के मस्तिष्क या ब्रेन में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु या स्पर्म, और मानव शरीर की सबसे लंबी या सार्वत्रिक रूप से सबसे लंबी एक ही चीज है, कौन सी? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा कोशिका वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ना है कंटिन्यू। उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो कोशिका वाला चैप्टर है वो पढ़ लिया है हमने, तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं, उनकी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके सामने लेकर आ रही हूँ टेस्ट सीरीज। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि इस चैप्टर को पूरे को अच्छी तरह पढ़ लेना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आंसर दे पाओ, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लाइव क्लास लेने वाली हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर। तब तक आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट तैयार कर लीजिए। कोई भी इससे रिलेटेड जो डाउट होगा वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो टॉपिक के अंदर, जब अपनी लाइव क्लास चल रही होती है तब आप पूछ सकते हो।
लेकिन उससे पहले आपके डाउट तभी आएगा जब कोशिका वाले चैप्टर को जैसा मैंने पढ़ाया आप उसका नोट्स बनाया होगा आपने और अच्छी तरह आप याद करोगे तो उसका डाउट है वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर कर दूंगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक लाइव टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक यू।